You're a superhero. हो गया। देखो, यहाँ तक पढ़ लिए थे पिछली क्लास में, ठीक। अब यहाँ से पढ़ना है श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। ठीक है, बहुसंख्यकवाद को इंग्लिश में बोलते बहुसंख्या को क्या बोलते हैं? बहुसंख्यक को क्या बोलते हैं? मेजोरिटी ना। हाँ, और अल्पसंख्यक को माइनॉरिटी। तो मेजोरिटेरियनिज्म बोलते हैं किसको? बहुसंख्यकवाद। ठीक है, किसी भी शब्द के आगे वाद लग जाता है तो मतलब एक विचारधारा होती है। तो श्रीलंका में कैसी विचारधारा थी? बहुसंख्यकों की विचारधारा थी। ठीक है, अब समझेंगे ये कैसी विचारधारा क्या है, इसके बारे में डिटेल में देखो दिया है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। श्रीलंका कब हुआ था? 1948 में। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कई कदम उठाए। देखो, अब जैसे ही आज़ादी हुई तो सिंघली समुदाय 74% था। तो जब इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेसी जब आई, लोकतंत्र, तो इलेक्शन जब हुआ तो कौन शासन पे किसका ज़्यादा प्रभुत्व था? क्योंकि वो लोग ज़्यादा थे तो पार्लियामेंट के अंदर भी वही लोग ज़्यादा पहुंच गए, इलेक्ट हो गए। तो जैसे ही वो कंट्रोल उनके पास आ गया देश का, तो उन्होंने क्या किया, मतलब वो जो निर्वाचित सरकार थी लोकतांत्रिक रूप से, उन्होंने क्या किया, अपने समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए कई सारे कदम उठाए। मतलब सिंघली समुदाय के लिए कई सारे कदम उठाए कि वो सिंघली समुदाय क्या वो आगे बढ़े और उनका प्रभुत्व स्थापित हो, मतलब वो सबसे बड़े हों देश में। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या ये लोग कानून लाए। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। अब दोनों भाषा है ना, तमिल भाषा भी वाले लोग भी हैं, सिंघली भाषा वाले लोग भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, तमिल भाषा को क्या कर दिया, दरकिनार कर दिया, उसको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। और जो सिंघली भाषा है उसको क्या कर दिया, अपना नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया, राजभाषा घोषित कर दिया। ठीक है, स्टेट लैंग्वेज घोषित कर दिया। ठीक है, राजभाषा मतलब स्टेट लैंग्वेज, मतलब देश की राजभाषा। जैसे इंडिया की राजभाषा क्या है? हिंदी। तो वहाँ की क्या घोषित कर दिए? सिंघली। ठीक, और जबकि तमिल वाले लोग भी थे वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा उनके साथ क्या हुआ, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ। ठीक है, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। किसको? अगर विश्वविद्यालय में एडमिशन करवाना है किसी कॉलेज में, ठीक है, या फिर सरकारी नौकरी देनी है, तो किसको किसको पहले दी जाएगी? अगर दो लोग हैं जिसके नंबर बराबर है, एक सिंघली का है, एक जो है तमिल का है, तो किसको नौकरी दी जाएगी? सिंघली को, उनको प्राथमिकता दी जा रही थी। ठीक है, यानी कि इनके साथ भेदभाव हो रहा था। नए संविधान में ये प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देंगे। और नए संविधान में क्या लिख दिया कि स्टेट जो है यानी सरकार जो है वो प्रोटेक्ट करेगी किसको, और प्रोटेक्ट करेगी और बढ़ावा देगी, उसके बारे में लोगों तक प्रचार करेगी, किसका? बौद्ध धर्म का या बौद्ध मत का। क्योंकि सिंघली कौन से धर्म के थे? बौद्ध धर्म के थे। हिंदू मुस्लिम धर्म को कोई दर्जा नहीं दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, और तमिल भाषा को दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, सरकारी नौकरियों में भी सिंघलियों को ही प्राथमिकता दी गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लोग अपनी अधिक संख्या का क्या उठा रहे हैं? फायदा उठा रहे हैं ना, गलत फायदा। ठीक है, एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराजगी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया। मतलब ये जो चीजें हो रही थी, तो तमिल अंधे तो है नहीं, उनको भी समझ में आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उनके अंदर धीरे धीरे क्या समय के साथ क्या गुस्सा पनपता गया धीरे धीरे, ये भेदभाव देखने में। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंघलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। ठीक है,
मतलब इनसेंसिटिव है, उनकी जो भाषा है, उनकी संस्कृति की उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो केवल अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और अपना ही ग्रोथ चाह रहे हैं। हम लोग की कोई चिंता नहीं है, ये दिमाग में उन लोग के बैठ गया। उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। ठीक है, ये जो रूल्स वगैरह हैं वो क्या है, ये उनको क्या कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं राजनीतिक अधिकार। उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो पार्लियामेंट में बैठे थे सब सिंगल ही बैठे थे, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो रूल मेकर्स हैं वो ही सिंगल ही बैठ गए हैं, तो इनके लिए तो कोई कानून बनेगा ही नहीं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ये भी हो रहा है भाई भेदभाव, नौकरी नहीं मिल रही है, सिंगलियों को ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। ठीक, परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंगली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। तो इसका परिणाम क्या होगा, अब एक तरीके से गुस्सा भर गया इन लोगों में, तमिल में, तो दोनों के बीच क्या हो गया, एक तरीके से टेंशन्स बढ़ गई। ठीक है, और दोनों के जो है संबंध बिगड़ते चले गए। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, ये आपका दिया है बहुसंख्यकवाद क्या होता है। अभी बताए थे मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है, यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं को की आलोचना नहीं, अवहेलना कर सकता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब क्या कर सकता है, जो बहुसंख्यक समाज है वो अपने मनचाहे ढंग से देश को चलाएगा और जो अल्पसंख्यक है उनके साथ भेदभाव करेगा, उनके जो हितों की या इच्छाओं की अवहेलना करेगा, खाली अपना देखेगा। ठीक, तो वही बहुसंख्यकवाद है। ठीक है, तो श्रीलंका में ये चीज क्या थी, एग्जिस्ट करती थी। जो ये जनसंख्या में ज्यादा सिंगली हैं वो क्या कर रहे थे, अल्पसंख्यक तमिलों का शोषण कर रहे थे एक तरीके से। ठीक, अब नेक्स्ट पेज। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। ठीक है, ये मैप तो कल समझा दिए थे ना, ये मैप थोड़ा बताना, ये कौन है, ये ऊपर वाले, ये श्रीलंकाई, हाँ श्रीलंकन तमिल है। ठीक, श्रीलंकन तमिल। ये कौन है, रेड वाले, ये सिंघली है। कौन है, सिंघली। अरे मुस्लिम है जो छोटी छोटी है सब ये गोल गोल जो है ये मुस्लिम्स हैं। ठीक है, ये भी कौन सी भाषा बोलते थे, तमिल थे ना, तमिल भाषा। और ये जो डार्क कलर में है ये कौन है, इंडियन तमिल। कौन है, इंडियन तमिल। हाँ, अब अगर जनसंख्या देखी जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या में कौन थे, सिंगली। दूसरे नंबर पे इंडियन तमिल थे, तीसरे नंबर पे श्रीलंकन तमिल थे और सबसे कम कौन थे, मुस्लिम थे। और इनसे भी कम एक और जिसका मैप में नहीं दिया गया, वो इक्का दुक्का कहीं ना कहीं होंगे, कौन थे, क्रिश्चियन। क्रिश्चियन लोग क्या बोलते थे, थोड़ा रिवाइज करके बताओ, ये लोग क्या बोलते थे, सिंघली, सिंघाला भाषा बोलते थे, सिन्हाली भाषा। ठीक है, और ये तमिल बोलते थे। ठीक है, श्रीलंकन तमिल भी तमिल बोलते थे, इंडियन तमिल भी तमिल बोलते। अंतर क्या था, श्रीलंका वाले तमिल वाले वहीं के थे नेटिव, और इंडियन तमिल यहाँ से गए थे जो वर्कर्स काम करने वहाँ पे, तमिलनाडु से इंडिया के। ठीक है, तो इंडियन तमिल थे ये। मुस्लिम से कौन सी भाषा बोलते थे, ये भी तमिल बोलते थे। क्रिश्चियन कौन सी भाषा फॉलो करते थे, दोनों। कुछ क्रिश्चियन तमिल भाषा फॉलो करते थे, कुछ क्रिश्चियन सिंघली भाषा, सिंघली भाषा फॉलो करते थे। हैं, हो गया। देखो नेक्स्ट। हाँ, अब श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। ठीक है, और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने, शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। श्रीलंकाई तमिल, इंडियन तमिल्स नहीं, मुस्लिम्स नहीं, क्रिश्चियन नहीं, कौन ज्यादा इसके लिए, इस भेदभाव से कौन ज्यादा चिढ़ गए थे, श्रीलंकाई तमिल। क्योंकि इंडियन तमिल्स को तो वो तो बाहर से आए ही थे, उनके साथ हो भी रहा था तो उनको उतना नहीं लग रहा था, लेकिन श्रीलंकन तमिल को वो लग रहा है हमारा ही देश है, हमारे ही देश में हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा फील होगा, तो वो क्या ज़्यादा गुस्सा उनके मन में था। इंडियन तमिल्स में भी था, लेकिन अगर तुम खुद ही दूसरे देश से आओ तो तुम उतना मांग नहीं ना रखोगे कि मुझे ये चाहिए।
लेकिन तुम वहीं के हो और तुम्हारे साथ भेदभाव हो तो वो ज़्यादा मतलब आपको चिढ़ मचेगी। तो इनके अंदर ज़्यादा थी श्रीलंकन तमिल्स। इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, ठीक है, पार्टी ग्रुप बना लिया पार्टी, ठीक है, जिस तरीके से कांग्रेस बनी थी ना इंडिया के समय में, उसी तरीके से इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली लड़ने के लिए, अपनी भाषा और अपने धर्म को बचाने के लिए, ठीक है। और ये जो सिंघली हैं इनके खिलाफ पार्टी तैयार की, ठीक है। और क्या क्या इनके एजेंडा क्या क्या थे? पहला चीज ये तमिल को भी शामिल करवाना चाहते थे राजभाषा के अंदर, ठीक। दूसरा इनकी थी डिमांड की, ये चाहते थे क्षेत्रीय स्वायत्तता, मतलब रीजनल ऑटोनॉमी बोलते हैं इसको, ठीक है, रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, ऑटोनॉमी मतलब ऑटो मतलब बाहर से कोई रूल नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिक चलेगा, हम लोग चलाएंगे, ठीक है, उस एरिया के लोग, तो उसको बोलते हैं रीजनल ऑटोनॉमी। मतलब कि ये जो अभी पिछला मैप श्रीलंका का था, तो यहाँ पे इस साइड में, ये साइड में कौन थे? श्रीलंकन तमिल थे। तो वो चाह रहे थे कि ये जो एरिया है यहाँ पे, जो यहाँ की पार्लियामेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार, वो यहाँ के लिए रूल ना बनाए। यहाँ के लिए रूल कौन बनाए? रीजनल जो सरकार है यहाँ की, वो बनाए, ठीक है। रीजनल सरकार में कौन आएंगे? यहाँ के लोग, यहाँ के लोग यहीं के लोगों को वोट देंगे, यहाँ की रीजनल पार्टी ही जीतेगी। तो वो सब में कौन होंगे? तमिल होंगे। और तमिल जब होंगे तो वो अपने ही तमिलों के लिए गलत रूल तो बनाएंगे नहीं। तो वो ये चाहते थे कि रीजनल ऑटोनॉमी हो, हम लोग को क्या इससे जो है सेपरेट कर दिया जाए। आप जो है जहाँ पे आप हो वो अपना रूल चलाओ भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको रीजनल ऑटोनॉमी दे दो कि हमारे लिए रूल आप मत बनाओ। आप क्या है सिंगलियों के लिए बनाते हो, हम हमारे लिए कुछ नहीं बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। फिर बोले रोजगार, शिक्षा और रोजगार में तीसरा बोले कि एजुकेशन एंड जो जॉब्स हैं उसमें क्या हो, हमको जो है समान अवसर मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। मतलब अगर जो है दो बराबर किसी के मार्क्स आए हैं तो उनको ऐसा नहीं कास्ट के बेस पे एक को क्या कर दिया जाए, सिंगली को जॉब मिल जाए, जो है एजुकेशन मिल जाए और हमको ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। सेकंड, तमिलों की आबादी वाले इलाके, अब ये तो तीन हो गए, क्या है ये तीन इनकी डिमांड्स थी, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है दिया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। अब देखो ये मांग जब उठी तो इसमें जो है ये वाली मांग जो रीजनल ऑटोनॉमी है, इसको तो सीधे बार बार ये जो लोग नकार दे रहे थे, कौन? सिंघली लोग कह रहे थे ये तो हो ही नहीं सकता, हम ही रूल करेंगे, ठीक है। ये जो राजभाषा है इस पे भी ज़्यादा कुछ काम मतलब नहीं किया गया, ठीक है। और जो ये एजुकेशन जॉब्स वाला, इसमें थोड़े बहुत रिफॉर्म किए गए, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत मौके जो है बढ़ने शुरू हुए, लेकिन इसको बार बार क्या है सिंगली जो गवर्नमेंट थी वो नकार दे रही थी, ठीक है। इससे लोगों के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा, वो कह रहे थे कि रीजनल ऑटोनॉमी क्यों नहीं दे रहे हैं हमको। तो क्या हुआ 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने, ठीक है। ये जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका यही है ना जहाँ पे श्रीलंकन तमिल से रहते थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तमिल सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीति, यहाँ पे कई सारे ग्रुप्स तैयार हुए जो क्या चाहते थे कि तमिल सरकार यहाँ पे बने। मतलब वो ग्रुप्स आपस में इलेक्शन लड़ते, जो जीत जाता वो वहाँ पे रूल करता, ठीक। तो अब देखो इसको वहाँ पे तमिल भाषा में क्या बोलते हैं सरकार को? मत छुओ। हाँ, तमिल भाषा में क्या बोलते हैं सरकार को? ईलम, वही दिया ईलम, तमिल ईलम, ठीक है। तो ये सारी संगठन क्या चाहती थी कि यहाँ पे हमारा सेपरेट इलेक्शन करवाया जाए, ठीक। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हुआ। अब ये दोनों समुदाय इसी चक्कर में क्या हो गए, आमने तमिल और सिंगली क्या हो गए, एक दूसरे के विरोधी हो गए, अपोनेंट हो गए, और दोनों के बीच क्या इसकी इसी टकराव की वजह से क्या हुआ, गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध बोलते हैं सिविल वॉर, ठीक है। एक होता है इंटरनेशनल वॉर और एक होता है सिविल वॉर, ठीक है। इंटरनेशनल वॉर मतलब अंतर्राष्ट्रीय, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया, ठीक है।
यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सिविल वॉर मतलब देश के अंदर ही जो है दो ग्रुप आपस में लड़ जाएं, ठीक है, या जो देश के नागरिक हैं वही आपस में एक दूसरे से लड़ जाएं, ठीक है, तो उसको सिविल वॉर बोलते हैं। जैसे इंडिया में हिंदू मुस्लिम लड़ाई, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे सिंघली और तमिल की लड़ाई, तो क्या है वो सिविल वॉर। तो उस सिविल वॉर में लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, वो उनको मारेंगे पहले से, तमिल वाले सिंघलियों को कुछ को मार देंगे तो सिंघली वाले उसका बदला लेने के लिए उनको मार देंगे, तो इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दोनों लोग बस क्या होंगे, मारे जाएंगे दोनों कम्युनिटी के लोग और नुकसान होगा जान माल का, ठीक है। तो 500 दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए, उनमें से कुछ क्या होंगे, भाग जाएंगे, कहेंगे कि कौन यहाँ पे रह पाएगा, यहाँ कभी कोई आके मार देता है, कभी कोई मार देता है। तो इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई है। और कई लोगों की क्या रोजी रोटी जल गई है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लग जाता है जब दंगे होते हैं तो कर्फ्यू वगैरह लग जाता है, तो कर्फ्यू लग जाएगा तो दुकानें नहीं खुलेंगी, और दुकानें नहीं खुलेंगी तो लोगों का खर्चा नहीं चलेगा, तो रोजी रोटी के भी क्या हो जाए दिक्कत। अब ये क्या है, आपने पढ़ा है 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र के पहले अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, ये अर्थशास्त्र की बुक में, अच्छा ये तो आपकी किसकी, इकोनॉमिक्स की बुक की बात कर रहा है, ये तो आपकी पॉलिटी की बुक है ना। तो उसमें आपने क्या पढ़ा है कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। पर अच्छा, वहाँ पे हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स में कि श्रीलंका को अगर आर्थिक विकास देखा जाए तो बहुत अच्छा एक समय में रहा है, ठीक है, हमेशा से श्रीलंका का रिकॉर्ड, ठीक है। लेकिन ये जो गृह युद्ध हुआ इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे आर्थिक जीवन में भी काफ़ी परेशानियां आ गई, यहाँ की जो स्थिति है वो क्या हो गई, डाउन। जो श्रीलंका क्या एक ग्रोथ की तरफ भाग रहा था वो क्या हो गया, इसी सिविल वॉर की वजह से उसका ग्रोथ क्या हो गया, डाउन हो गया। क्यों, क्योंकि लोग मर रहे हैं, इनस्टेबिलिटी आ गई ना, लोग मर रहे हैं, लोगों दुकान नहीं खोल पा रहे हैं, जॉब्स पे नहीं जा पा रहे हैं, तो सारा जो इंडस्ट्री है वो तो बंद हो जाएगा वॉर के चक्कर में, सिविल वॉर के चक्कर में। तो क्या हो जाएगा, सारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब ठप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देश के अंदर क्या आर्थिक संकट भी पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो वो गृह युद्ध की वजह से वो भी, अब भले ही यहाँ पे जब जो है सिंघली सरकार बन गई तो उसने बहुत सारे काम किए अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने बस एक दिक्कत ये क्या कर दी ना, खाली देश को अपने बारे में, अपने और देश को आगे बढ़ाने के, ये जो तमिल है इनके बारे में कुछ नहीं सोचा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, शुरू में तो ये लोग क्या बढ़े, इनके अंदर क्या आर्थिक ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ दिखी श्रीलंका के अंदर, लेकिन बाद में क्या हुआ, इस सिविल वॉर की वजह से फिर ये ग्रोथ क्या हो गई, डाउन हो गई, पहले बढ़ी फिर डाउन हो गई, ठीक है। तो ये भी बताया गया है कि काफ़ी परेशानियां हुई, ठीक है। अब देखो 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ, 2009 में जाके जो है कि ये जो दोनों के बीच लड़ाई है वो जाके थोड़ी सी ठप हुई, ठीक है। अब ये स्टार्ट कब, ये लगभग 20 से 30 साल तक ये चला था, ठीक है, ये गृह युद्ध, ठीक है। वैसे तो आज़ादी जो है 1948 में हुई, ठीक है, और 1956 वगैरह में ये कानून वगैरह लेके आए, अपना जो है सिंघली को राजभाषा घोषित किया, और जो है ये बौद्ध धर्म को जो है प्रोटेक्ट करने की बात कही, ठीक है। ये सब तो 1956 में, लेकिन 1980 से 2009 तक लगभग ये 20 से 30 साल तक क्या हुआ, वहाँ पे गृह युद्ध चला। तो देखो इतने यहाँ से यहाँ तक बीच में क्या है, कोई युद्ध नहीं हो रहा था, तो इसमें क्या हो रहा था, ये जो है खाली शोषण हो रहा था, और इसकी वजह से क्या हो गया, शोषण हो रहा था, जिसकी वजह से क्या है, इन लोगों के मन में क्या है, गुस्सा पनपता जा रहा था। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि श्रीलंका में ये जो बहुसंख्या थी इसकी वजह से क्या हो गई, शुरू में तो ग्रोथ हुई वहाँ की, क्योंकि सरकार एक ही लोग की थी तो वो जल्दी जल्दी रूल्स वगैरह लाते रहे और देश की ग्रोथ होती, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जाके वो सारा काम खराब हो गया। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक जो कम्युनिटी है उसको निगलेक्ट कर दिया, उसको क्या उसके हितों के बारे में नहीं सोचा, ठीक। तो इसी को क्या बोला गया है, बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद क्या है, अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है, ठीक।
अब नेक्स्ट आ जाओ बेल्जियम की कहानी पे। अब बेल्जियम उसमें लिखा था श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, इसमें लिखा है बेल्जियम की समझदारी। अब देखो बेल्जियम में भी था, डच लोग क्या थे बेल्जियम में, ज़्यादा थे, और फ्रेंच लोग क्या थे, कम थे। तो वहाँ पे भी बहुसंख्यकवाद हो सकता था, डच लोग फायदा उठा सकते थे ना अपनी ज़्यादा जनसंख्या का, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे लोगों ने क्या दिखाई, समझदारी। देखो कैसे समझदारी दिखाई। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। ठीक है, जो क्षेत्रीय अंतर था ना कि ऊपर जो है डच रहते हैं, साउथ में जो है फ्रेंच रहते हैं, ईस्ट में जो है जर्मन है कुछ परसेंट, 1% ठीक है। तो उसका क्या हुआ, इन्होंने सबका जो है स्वीकार किया कि लोगों के बीच में अंतर है, भाषाओं का अंतर है, संस्कृति का अंतर है, तो उसको स्वीकार किया। ठीक, 1970 और 1993 की उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो, सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। ठीक है, देखो बोल रहा है कि 4 इन्होंने संशोधन किए, कब कब, एक 1970 और 1993 के बीच। इस बीच में इन्होंने क्या किए, 4 संशोधन किए। बीच मतलब कोई 1971 में हुआ होगा, कोई 75 में हुआ, कोई 90 में हुआ होगा, कोई 93 में, लेकिन 4 संशोधन टोटल किए अपने संविधान के अंदर। और उन 4 संशोधनों से कुछ ऐसे नियम कानून लेके आए जिससे जो फ्रेंच हैं, जो डच हैं, जो जर्मन है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सबके जो लैंग्वेज हैं उनको बढ़ावा मिले। ठीक है, सबके बारे में सोचा। ठीक, और पार्लियामेंट के अंदर सारे फ्रेंच भी आए और डच भी आए, जर्मन, सब लोगों के लोग जो है शामिल हो। ठीक, तो ये सब सोच के क्या है उन्होंने क्या हुआ, एक मॉडल तैयार किया जिसको बोलते हैं बेल्जियम का मॉडल। ठीक है, अब बेल्जियम के मॉडल में था क्या क्या, उसको आगे पढ़ते हैं एक एक पॉइंट में। दिया है, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। देखो संविधान में देखो डच और फ्रेंच दोनों को इक्वल इक्वल बोला गया। अगर 50 डच वाले हैं मंत्री तो 50 फ्रेंच वाले भी रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जब भी कोई कानून बनता था तो दोनों ग्रुप का मिला के बहुमत जोड़ा जाता था। इसका भी बहुमत चाहिए और उस ग्रुप का भी बहुमत, अलग अलग बहुमत। मान लीजिए 50 में 26 लोग इसके तैयार हैं, उसमें 50 में से 13 ही लोग तैयार हैं फ्रेंच वाले, तो नहीं होगा। उसमें भी बहुमत होना चाहिए। बहुमत होता है 50% से अधिक। तो 50 में से उसमें भी अगर 28 लोग या 26 लोग, तब जाके वो कानून बनेगा। ठीक, तो इस तरीके से पहला पॉइंट ये हो गया कि पार्लियामेंट में ही इक्वल अमाउंट में रहेंगे मंत्री। तो कोई कानून अगर मान लो फ्रेंच के लिए फ्रेंच को फायदा दे, डच को फायदा दे और फ्रेंच को फायदा ना दे, तो फ्रेंच वाले जो हैं वो लोग क्या कर देंगे, उसमें वोट करेंगे ही नहीं, तो कानून क्या है, बनेगा ही नहीं। ठीक, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्र सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। अब देखो यहाँ पे जब बेल्जियम का मैप था कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या था कि ये जो ऊपर है ये डच हैं और नीचे जो है फ्रेंच हैं। ठीक है, और यहाँ साइड में जो है इधर साइड जर्मन है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में उनकी राजधानी थी ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स, अब सारा चीज एक बार ध्यान से समझ लेंगे। ये जो डच है इसको अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक है, जहाँ पे डच रहते थे। फ्रेंच जहाँ पे अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक है, जर्मन जहाँ पे रहते थे उसको अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक है, और जो राजधानी है उसको एक अलग स्टेट बना दिया गया। अब 4 स्टेट। हाँ 4 स्टेट है, वैसे तो 2 ही स्टेट बोले जाएंगे मुख्य, लेकिन मान लेते हैं 4। ठीक है, 2 ही बोले जाएंगे, एक डच वाला एक फ्रेंच वाला। तो इसमें क्या किया गया कि डच वाले जो इलाके थे वहां का अलग गवर्नमेंट तैयार कर दिया। ठीक, फ्रेंच वाले का अलग गवर्नमेंट। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें क्या रहेगा, उसमें तो खाली यहाँ पे डच वाले लोग ही मिलेंगे। कौन मिलेंगे, डच
डच वाले लोग। यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे खाली फ्रेंच वाले लोग ही मिलेंगे। तो फ़ायदा ये होगा कि इन्होंने क्या किया, उसको क्या कर दिया, ऑटोनॉमी दे दी। मतलब उनके जो क्षेत्रीय सरकार के जो अधिकार हैं उन्हीं को सौंप दिए, कुछ जो मामले हैं उन्हीं के ऊपर सौंप दिए। कुछ क्या 100 में से 80 मामले क्या है, इनको डिसाइड करने को कह दिया कि आप अपने इलाके के लिए वो खुद ही डिसाइड करिए। शिक्षा का है तो आप खुद ही डिसाइड करिए, पुलिस वाला मामला है तो आप खुद ही डिसाइड करिए, ठीक है। और इनको भी कह दिया आप वहाँ का शिक्षा का खुद ही देखें, पुलिस का, इस तरीके से। और जो ये पूरी जो सरकार है जिसमें 50-50%, जब ये पहला पॉइंट बताए थे जिसमें दोनों हैं, फ्रेंच डच भी है 50% और फ्रेंच भी है, वो केवल कुछ ही मामलों में सर वो नियम बनाएगी और वो नियम पूरे देश में लागू होगा, ठीक। तो मान लीजिए वहाँ का ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, रोड वगैरह है, रेल रेल ट्रैक्स वगैरह है, उनके लिए कानून मान लो केंद्र सरकार बना देगी, ठीक है। लेकिन जो कुछ मामले हैं, कुछ क्या मतलब ज़्यादातर मामलों पे सरकार वो वहाँ की ही स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो भाई वो वहाँ के लोग के बारे में सोचेंगे ही अपने बारे में, तो वो अच्छा कानून बनाएंगे। यहाँ के लोग अपने बारे में अच्छा सोचेंगे तो अच्छा कानून बनाएंगे, ठीक है। अब पूरे कंट्री के लिए जो कानून बनेगा वो भी अच्छा ही बनेगा, क्योंकि उसमें दोनों 50-50% है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हो गया फ्रेंच और जर्मन वाले अपने यहाँ पे हिसाब से बनाएंगे कानून, ठीक है, अपने इलाके के लिए, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे शिक्षा देनी है, ठीक। ये जो ब्रुसेल्स है इसमें जो है, इसमें 50-50% वाला मामला कर दिया, क्योंकि ब्रुसेल्स में दोनों कम्युनिटी के लोग थे ना, और उल्टा था। जैसे इसमें थे 59% ये और 40%, मतलब 59% डच और 40% फ्रेंच, यानी कि डच ज़्यादा थे 59%। लेकिन ब्रुसेल्स में उल्टा हो गया, 80% फ्रेंच हो गए, जो कि यहाँ पे 40% थे केवल, वहाँ पे कितने हो गए, 80% हो गए। और जो डच यहाँ पे 59% थे वो वहाँ पे कम हो गए, ब्रुसेल्स के अंदर वो केवल 20% थे। तो यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे जो है ये आपके जो फ्रेंच हैं वो क्या कर सकते थे, बहुसंख्यकवाद कर सकते थे, अपने हितों के लिए कानून बना सकते थे। तो वहाँ पे भी क्या कर दिया, 50-50% कि पार्लियामेंट वहाँ की जो रहेगी या वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी उसमें 50% क्या होंगे, डच होंगे और 50% फ्रेंच होंगे, ठीक। तो कानून जो भी बनेगा वो दोनों के लिए अच्छा ही बनेगा, दोनों कम्युनिटी के लिए, तभी वो बन पाएगा, लागू हो पाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये सिस्टम था। मतलब ये जो राजधानी है ब्रुसेल्स और जो पूरा देश की केंद्र सरकार है वहाँ पे कैसा सिस्टम था, 50-50% इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। और जो स्टेट गवर्नमेंट थी यहाँ पे 100% डच, यहाँ पे 100% फ्रेंच, यहाँ पे 100% जर्मन। तो समझ में आ गया सारा, ठीक है। अब देखो अगला क्या दिया है, ब्रुसेल्स में का दिया है। ब्रुसेल में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। मैंने बोला ना ब्रुसेल्स में अपनी अलग गवर्नमेंट है और इसमें जो है समान प्रतिनिधित्व है, मतलब डच भी 50 और वो भी फ्रेंच भी 50%, जैसे कि पूरे केंद्र के लिए हो रहा था। तो केंद्र 50-50, ब्रुसेल्स में भी 50-50% और स्टेट गवर्नमेंट में 100%, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्र सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जब केंद्र की बात थी तो जो डच थे उन्होंने क्या किया था, 59% ज़्यादा संख्या में होने के बावजूद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ 50% मिनिस्टर फ्रेंच के हो सकते हैं हमारे बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमको ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा हैं तो हमारे मिनिस्टर ज़्यादा होने चाहिए, ठीक। तो सेम यहाँ पे किसने केंद्र में किसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, डच वालों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, ठीक है, कि हम ज़्यादा संख्या में हैं लेकिन हमको नहीं चाहिए, आप 50-50% कीजिए, ठीक। और ब्रुसेल्स के अंदर क्या है, फ्रेंच वालों ने क्या किया, मतलब बड़प्पन दिखाया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये बोले हम 80% हैं लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप लोगों ने वहाँ पे जो है अपना रिजर्वेशन नहीं मांगा था, हम यहाँ पे नहीं मांगे, 50-50% दोनों कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहेंगे, ठीक। तो ये समझ में आ गया ये चीज़, ये लाइन। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ का तो हो गया गृह युद्ध, ये समझ लो गृह युद्ध पता ही है, हाँ गृह युद्ध पता ही है। किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है।
मतलब गृह युद्ध इसमें बताया गया है कि सरकार की जो चीजें हैं वो जो है वहां की जनता या कुछ ग्रुप्स हैं उनको पसंद नहीं आ रही है, तो वो ग्रुप क्या कर देंगे, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, गृह युद्ध बोल लेंगे। जैसे तमिलों ने अपनी जो गवर्नमेंट थी, सिंघली सरकार थी, सिंघाला की, उनके खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया था, मतलब उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। तो उसमें वो सरकार के लोगों पे तो हमला कर रहे थे, साथ में आम नागरिक जो सिंघली समुदाय के थे उन पे भी हमला कर रहे थे। अब जब ये हमला कर रहे थे तो उधर से वो भी हमला कर रहे थे, तो इस तरीके से गृह युद्ध बढ़ता जा रहा था। ठीक है, और क्या फायदा था, देखिए दिया है, केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। देखो, एक तो हमने केंद्र सरकार बताई, ठीक है, फिर राज्य सरकार मैंने बताई, ठीक है, राज्य सरकार मैंने बताई ना, एक तीन चार राज्य सरकार बताई, ठीक है, एक केंद्र सरकार बताई थी, ठीक। उसके अलावा एक तीसरी सरकार भी है जिसको बोला गया है सामुदायिक सरकार, ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग, चाहे वे जहां भी रहते हो, इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला देने का अधिकार है। एक सरकार और बनेगी जो कि केंद्र सरकार की तरह ही होगी, पहली वाली सरकार की तरह। तो केंद्र सरकार जो है ऐसे राजनीतिक मामले देखेगी, ठीक है, देश के ग्रोथ वगैरह के मामले देखेगी। लेकिन जो ये सामुदायिक सरकार है इसको ग्रोथ रोथ से मतलब नहीं है, ये सांस्कृतिक मामले देखेगी, ठीक है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी और भाषा संबंधी मामले देखेगी, ठीक है, कि इसमें जो है सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, जर्मन वालों को भी बराबर और फ्रेंच वालों को भी बराबर और डच वालों भाषा को भी बराबर। तो सारे लोग जब बराबर संख्या में इस सरकार में रहेंगे तो कोई भी जो है भाषा से रिलेटेड कानून आएगा या संस्कृति से रिलेटेड, तो वो सारों को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, फ्रेंच को भी बढ़ावा देगा, डच को भी बढ़ावा देगा और जर्मन को भी बढ़ावा देगा, ठीक है। तो एक क्या थी, केंद्र सरकार, फिर क्या थी, राज्य सरकार। कितनी राज्य सरकार थी, चार थी, ठीक है, एक तो डच वाले इलाके में, एक फ्रेंच वाले इलाके में, एक जर्मन वाले इलाके में और एक ब्रुसेल्स राजधानी में, ठीक है। यहाँ केंद्र सरकार में कैसा परसेंटेज था, 50-50। यहाँ ब्रुसेल्स में कैसा परसेंटेज था, 80% और 20%। नहीं, सरकार का कैसा परसेंटेज था, 50-50% था ना, वो तो जनसंख्या का परसेंट था ना, 80-20। 80 जो थे कौन थे, आपके फ्रेंच थे और 20 कौन थे, डच थे। यहाँ पे जो था क्या था, 59 और 40। 59 कौन थे, डच थे, और 40 कौन थे, फ्रेंच थे। तो यहाँ पे डच ज़्यादा है, ठीक है, पूरे देश के अंदर कौन है, डच ज़्यादा है, और ब्रुसेल्स के अंदर फ्रेंच ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा कम से मतलब नहीं है, हमने जो सरकार का जो बंटवारा है वो 50-50 किया बराबर, ठीक। वहाँ यहाँ की सरकार भी 50-50, वहाँ की सरकार भी 50-50। डच वाले इलाके में 100% डच, फ्रेंच वाले इलाके में 100% फ्रेंच, जर्मन वाले में 100% जर्मन, ठीक। फिर थी सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसमें क्या था, तीनों जो हैं आपके लोग, डच भी थे, फ्रेंच भी थे और जर्मन भी थे, और सब कितने थे, बराबर, ये 33% ये, 33% ये, 33% ये। तो कोई भी जो भी भाषा से रिलेटेड कानून आएगा तो वो सारी भाषाओं को फेवर करेगा, क्यों, क्योंकि सारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर जर्मन का उसमें नहीं कुछ होगा तो जर्मन वाले उसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट करेंगे, और निगलेक्ट करेंगे तो वो भाषा से रिलेटेड जो कानून है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बनेगा ही नहीं, ठीक। तो ये हो गया। अब ये सामुदायिक सरकार समझ गए ना, तो ये तीन तरीके की सरकार थी। यहाँ पे जो है देखो, ये जो है केंद्र सरकार और सामुदायिक सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार, ठीक है, स्टार कर देते हैं, सामुदायिक सरकार और ये ब्रुसेल्स वाली, ये कुछ एक ही तरीके की हैं, इसमें जो है बराबर प्रतिनिधित्व है। और जबकि ये तीनों सरकार कैसी हैं, ये डिफरेंट है। ये कैसा प्रतिनिधित्व है इनमें, सिंगल, मतलब एक ही कम्युनिटी, ठीक। अब आगे क्या कर रहा है, आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, जटिल लग सकता है ना, क्योंकि कई सारी गवर्नमेंट उसमें है, मतलब
नॉर्मली हमारे देश में क्या है, एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, और जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा जटिल कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, केंद्र भी है, राज्य भी है, सामुदायिक भी है, तो जटिल है। लेकिन निश्चित रूप से ये जटिल है खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी, पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। ये व्यवस्था क्या कह रही है, बहुत सक्सेसफुल है। वहाँ के लोगों को जोड़ने के लिए सब लोग वहाँ पे खुश हैं। श्रीलंका की तरह दंगे नहीं हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो क्या एक तरीके से ये जो भी सिस्टम बनाया है वहाँ के लोगों ने, बहुत अच्छा है, तभी ना वहाँ पे इतना शांति है, ठीक। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया है, ठीक है। वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता, हो ही गया होता। यहाँ पे ब्रुसेल्स में ये ज्यादा थे तो ये इन पे अत्याचार कर रहे होते, और पूरे देश में क्या होते, ये ज्यादा थे तो ये अत्याचार, तो दोनों गुटों में फिर एक दूसरे के लिए गुस्सा भर जाता, लड़ाई छिड़ जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने क्या दिखाई थी, समझदारी दिखाई थी, है ना। कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया कि कुछ भी दिक्कत पैदा हो ही ना पाए, ठीक। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। अब देखो, बहुत अच्छी बात है, ये इतना देश अच्छा है बेल्जियम कि जब यूरोप का देश है ये, ठीक है, तो ये इतना अच्छा इसका मॉडल बेल्जियम का था, इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। इतना अच्छा मॉडल लगा वहाँ के यूरोप के अन्य देशों को, कि जब अन्य देश क्या रहे थे, जैसे एक यूरोपियन यूनियन करके एक संस्था है, ईयू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईयू, यूरोपियन यूनियन। यूनियन मतलब होता है संगठन, यूरोपियन मतलब यूरोप की संगठन। तो ऐसी संगठन जिसमें यूरोप के देश आपस में मिल जाएंगे और आपस में डिस्कस करेंगे कि हम सारे देश मिलकर क्या ऐसा कर सकते हैं कि देश क्या हो, ग्रोथ में हो, देश सारे देशों का एक साथ ग्रोथ हो। तो वो किस में आएगा, यूरोपियन यूनियन में आएगा, ठीक। मतलब क्या, जैसे यूरोप के देश क्या है, मैंने जब मैप बनाया था तो मैंने बताया था बेल्जियम है, इधर जो है जर्मनी है, इधर जो है लग्जमबर्ग है, इधर जो है फ्रांस है, ठीक है, इधर जो है डेनमार्क है, इधर जो है बेल्जियम के ऊपर नेदरलैंड्स है, बनाया था ना ऐसे करके। तो ये सारे देश एक दूसरे के बहुत आसपास है। उसी तरीके से इधर इधर जो है इंग्लैंड है, इधर जो है सारे जो है आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। इधर पुर्तगाल है नीचे, ठीक है। इस तरीके से यूरोप के सारे देश एक दूसरे से कनेक्टेड है। बहुत छोटे छोटे देश है, जैसे हमारे राज्य है ना, उस तरीके से वहाँ पे देश है। तो इसकी वजह से क्या है, एक यूनियन बनाया गया, यूरोपियन यूनियन, जो क्या करता, इन देशों के बीच क्या करता, व्यापार को बढ़ावा देता, इन देशों के बीच कनेक्टिविटी, रोड्स वगैरह जो है, मान लो ये दोनों देश आपस में दुश्मन है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ का जो लोग हैं उनको क्या है, यहाँ पे अगर ट्रेड करना है तो ऐसे सीधे जा सकते थे ना, बाय रोड, यहाँ से रोड निकल, लेकिन वो कैसे, उनको घूम के जाना पड़ रहा है। या फिर मान लो ये जो बेल्जियम और फ्रांस दुश्मन है एक दूसरे के, तो यहाँ जो जर्मनी है या यहाँ पे जो नेदरलैंड्स है, नेदरलैंड्स को यहाँ पे अगर ट्रेड करना है, आपका कुछ सामान खरीदने जाना है या बेचने जाना है, तो क्या वो इस रास्ते का यूज कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में दुश्मन है, खोलेंगे ही नहीं एक दूसरे के बीच रास्ता। तो उनको कैसे ऐसे लंबा ट्रैक करना पड़ेगा, तो इतना लंबा दूरी में खर्चा बढ़ेगा, दिक्कत होगी। आपस में सब लोग दोस्त रहेंगे, एक यूनियन में बंधे हुए रहेंगे, तो क्या होगा, ट्रेड भी बढ़ेगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो उसके लिए क्या बनाया गया, यूरोपियन यूनियन बनाया गया, ठीक। यूरोपियन यूनियन का क्या काम था कि इन सारे देशों के बीच कनेक्शन बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, ठीक है। तो उस यूरोपियन यूनियन का एक मुख्यालय भी चुना जाना था, कि जहाँ पे उस यूनियन के आगे के प्लान्स वगैरह डिस्कस होंगे कि क्या आगे कदम उठाने हैं। उसका एक मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर भी चुना जाना था। तो वो हेडक्वार्टर कहाँ चुना गया, ब्रुसेल्स में। कहाँ चुना गया, ब्रुसेल्स में, क्योंकि सारे यूरोप के देशों को सबसे अच्छा जो देश कौन सा लगा, बेल्जियम लगा। और बेल्जियम में भी कहाँ, ब्रुसेल्स को उन्होंने चुना, क्योंकि ब्रुसेल्स और बेल्जियम सारे देश के अंदर इतना शांति था कि सबसे सेफ प्लेस उनको क्या लगा, हेडक्वार्टर रखने के लिए, ब्रुसेल्स। तो समझ सकते हो कि इतना जो है स्थिति खराब होने की वजह से, कई सारी भाषाओं के लोग होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या था, इतना शांति था, ठीक है। जबकि जर्मनी में क्या थे, केवल जर्मन लोग थे,
फ्रांस में कौन थे? केवल फ्रेंच लोग थे। और बेल्जियम में जैसे ये सारे, जर्मनी में खाली जर्मन लोग रहते हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले। फ्रांस में खाली फ्रांस भाषा बोलने वाले रहते हैं, ठीक है। और जबकि यहाँ पे हॉलैंड में जो है डच भाषा बोलने वाले। तो यहाँ पे तो ठीक है, वही भाषा सारे लोग बोलते हैं तो सब में एकता रहेगी, तो वो देश अच्छा रहेगा ही, ग्रोथ होगा ही। लेकिन यहाँ पे कई भाषा बोलने वाले लोग थे, तो उसके बावजूद भी इतना अच्छा ये देश निकल गया कि इन देशों के किसी शहर को मुख्यालय नहीं चुना गया। इस देश के एक शहर, राजधानी जो शहर था ब्रुसेल्स, उसको मुख्यालय चुना गया। तो सोचो ये कितना इसने अच्छे से मैनेज किया होगा यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को, अपने देश को, कि आसपास के इतने जो मतलब एक तरीके से एडवांटेज वाले देश हैं, जिनके यहाँ पे लोगों में क्या डाइवर्सिटी नहीं है, उनको मुख्यालय नहीं चुना यूरोपियन यूनियन ने, ब्रुसेल्स को चुना। तो ये क्या है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.